हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सजीव जगत की विविधता यानी कि जीव जगत, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नामकरण यानी कि जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिक नाम किसने दिया था, यानी कि द्विनाम पद्धति क्या होता है, त्रिनाम पद्धति क्या होता है, दैट मींस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हुए मैं आपको नामकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों की ओर ले जाऊंगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल नेम, इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में भी थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा जाता है, उसके लिखने का तरीका क्या होता है उसके बारे में। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नामकरण क्या होता है, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, लेकिन उससे भी पहले आप जान लीजिए कि आज इस क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं आप। तो पढ़ने वाले हैं आप नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम बात करते हैं नामकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नामकरण का प्रकार, दो प्रकार होता है नामकरण का। एक होता है साधारण, जिसको हम देशज नाम कहते हैं, यानी कि कॉमन नेम या वर्टिकुलर नेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं साधारण नाम, साधारण नाम जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम क्या होता है। उसके बाद आप बढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम आपके दो प्रकार से यहां पर आपको बताए गए हैं। पहला है आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है आपका ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इन दो पॉइंट्स को। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है, इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी कि अंतरराष्ट्रीय नामकरण के नियम। ठीक है, इतने पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम बात करते हैं तो कुल आपके 4 से 5 पॉइंट के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि हम बात करते हैं नामकरण की। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारी धरती पर मिलियन से भी ज्यादा संख्या में जीव पाए जाते हैं, पौधों की और जानवरों की जातियां पाई जाती है, लेकिन सभी के बारे में पहचानना, ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, नाम दिया जाता है। सभी के बारे में पहचान करना, सभी तो एक जैसे होते नहीं है, सभी के बारे में पहचान करना, सभी को याद रखना थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग जीवों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग जीवों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो सभी नाम को याद रखना, सभी देशों के कॉमन नाम को याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए क्या किया हमारे जीव वैज्ञानिकों ने, यानी कि बायोलॉजिस्ट ने किया कि उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक उपाय निकाला कि उसके लिए उन्होंने कर दिया वैज्ञानिक नाम, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम उन्होंने शुरू किया बनाना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चलो भाई हम जीवों का नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिससे फायदा तो ये होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात कर लो तो पूरे देश में वो उस नाम से जाना जाएगा जो वैज्ञानिक देंगे। ठीक है, इसलिए नामकरण की आवश्यकता पड़ी। तो अब अगर हम बात करते हैं तो नामकरण होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारण करने के बाद एक उचित नाम देना नामकरण कहलाता है। यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड
गिव ए प्रॉपर नेम कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। आपके अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक में लिखा हुआ है कि देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में चलते हैं, सरल भाषा में चलते हैं, तो क्या लिखा होता है, किसी जीव के खोज एवं स्थान निर्धारण के बाद किसी जीव के खोज एवं स्थान निर्धारण के बाद उसको एक उचित नाम देने की पद्धति नामकरण कहलाती है। ठीक है, नामकरण कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी of an organism and give a proper name this system is called nomenclature। तो समझ में आया बेटा कि हमने क्या किया, किसी जीव के बारे में हमने देखा, तो इसको पहचानने के बाद हमने क्या किया, उसको एक नाम दिया जिस नाम से वो पूरे दुनिया में जाना जाता है, उसको हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और इस तरीका को क्या कहते हैं, नामकरण पद्धति यानी कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि जो आपके नॉमेनक्लेचर के सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर के जो सिस्टम है वो कितने हैं, या नॉमेनक्लेचर कितने प्रकार का होता है। देखो, नॉमेनक्लेचर में हम दो चीजें देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लोकल नाम को, किसी जीव के देहाती नाम को देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं उसके साइंटिफिक नाम से, जिस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर आपकी बात करते हैं या आपके मित्रों की बात करते हैं या हम अपने दोस्तों की बात करते हैं, तो हमारा जो घर पर नाम होता है वो कुछ और होता है बुलाने के लिए। नाना के घर कोई प्रेम से बुलाने के लिए कुछ और नाम रख देता है, मासी के घर कोई और नाम रख देता है। तो यही देखो, एक ही इंसान के अलग अलग रिलेशन में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उसका एक कॉमन नाम भी है। कॉमन नाम जो आपके स्कूल में चलता है वो आपका कॉमन नाम है और उस नाम को सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, अपने इच्छा अनुसार आपको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, तो वो तो अलग अलग नाम, जहां पर जो नाम बुलाया जाता है वहां के लोग उस नाम को जानते हैं और साथ ही साथ आपके इस स्पेशल नाम को भी जानते हैं जो आपके स्कूल में चलता है। ठीक है, लेकिन वहां का जो नाम है वो कहीं और नहीं जाना जाता। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो बस आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कॉमन नाम के लिए। उसके पहले अगर हम बात करते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, इस नामकरण की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने किया था, नॉमेनक्लेचर की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, हम साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1758 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1758 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने 4378, ठीक है, 4378 जीवों को वैज्ञानिक नाम देकर, जीवों को
वैज्ञानिक नाम देकर अलग वर्गीकृत किया, वर्गीकृत किया। बात समझ में आई? सबसे पहले कौन? कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1758 के अंडर 4378 ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देकर के उसको अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन या इस नामकरण के बारे में कहां पर देखने को मिलेगा? तो इस वैज्ञानिक ने अपने मतलब अपने जो कैरोलस लिनियस साहब हैं, वो कैरोलस लिनियस ने इस वैज्ञानिक नाम के बारे में अपने खुद के लिखी हुई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में बताया है। तो पहले इस पॉइंट को बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन 1758 कैरोलस लीनियस गिव साइंटिफिक नेम give scientific name of 4378 organism। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस ने किस पुस्तक में ये बताया था। तो पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस के बुक का नाम क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं बुक यानी कि पुस्तक की नाम करते हैं तो सिस्टेमा नेचुरी नाम का बुक था। उस बुक में इन्होंने बताया था वैज्ञानिक नाम के बारे में। स्पष्ट हुआ बेटा? सबसे पहले आप देख लो, किसी भी जीव की हम पहले खोज करेंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद उसको हम एक नाम देंगे, नाम दे दिए फिर उसके बाद अलग स्थान में उसको रख देंगे। ऐसा काम किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। कहां पर उन्होंने बताया है? सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में बताया है। कब किया था? तो 1758 ईस्वी में, 1758 में किया था। कितने ऑर्गेनिज्म के लिए किया था? तो 4378 ऑर्गेनिज्म, 4378 जीवों के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बात स्पष्ट हुआ? फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपका नॉमेनक्लेचर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो आपका कॉमन नेम होता है, साधारण नाम। दूसरा आपका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम की, तो उसमें से भी हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम की। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो आपके नामकरण होता है, नामों के अध्ययन के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। ठीक है, नामों के अध्ययन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडी ऑफ नेमिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टडी ऑफ नेमिंग। ठीक है, दो प्रकार के नामों का अध्ययन होता है। नामों का अध्ययन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार के नामों का अध्ययन होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बेटा बात करते हैं तो आपका आ जाता है साधारण नाम। ठीक है, नंबर एक पर बात करते हैं तो कौन आ जाएगा आपका? नंबर एक पर आपका आ जाएगा साधारण नाम। साधारण नाम जिसको हम कहते हैं देशज नाम। यानी कि हम बात करते हैं कॉमन नेम या वर्टिकुलर नेम। कॉमन नेम या वर्टिकुलर नेम की बात करते हैं बेटा। तो अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग देश होते हैं ना, अलग अलग देश में पौधों को, जानवरों को उनके स्थानीय नामों से जाना जाता है। जिस देश में वो रहते हैं उस देश में उनको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं जो धान होता है, राइस, भारत के अंदर इसको चावल के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में राइस के नाम से जाना जाता है, इटली में इसको राइसो के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं गौरैया की, तो गौरैया एक पंछी है। इंडिया में इसको गौरैया के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में इसको स्पैरो के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में इसको हम
जर्मनी में इसको हम हास्परलिंग के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ, हमने ये बताया कि जो आपके जीव होते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो, वो अलग अलग देशों में वहां के स्थानीय इलाकों में जो कहा जाता है वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं तो कॉमन नेम में हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसको हम लोकल नेम भी कह सकते हैं। कॉमन नेम रिप्रेजेंट द लोकल नेम, स्थानीय नाम को दर्शाता है। ठीक है, साधारण नाम, साधारण नाम देशों के स्थानीय नाम को दर्शाता है। देशों में जीवों के यानी कि जंतु एवं पादप, जंतु व पादप के स्थानीय नाम को दर्शाता है, नाम को दर्शाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम represent the local name, of organisms यानी कि एनिमल एंड प्लांट इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। समझ में आया? तो अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण की बच्चों बात करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, हमारा जो धान होता है, धान, ठीक है, धान की बात करते हैं, पैडी, ठीक है, पैडी की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, भारत यानी कि इंडिया, इंडिया में हम धान को क्या कहते हैं, चावल, पैडी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसको इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में क्या कहते हैं इसको हम, इंग्लैंड के अंदर बच्चा उसको हम राइस कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर इसको राइस कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी को हम इटली की बात करते हैं, इटली देश की, ठीक है, इटली देश की बात करते हैं तो इटली देश में इसको हम राइसो कहते हैं, राइसो कहते हैं। हो गया ना भाई, कॉमन नेम। इंडिया के अंदर इसको हम चावल कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर राइस कहते हैं, इटली के अंदर हम राइसो कहते हैं। अलग अलग नाम हुआ कि नहीं अलग अलग देश में। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जो आपकी गौरैया होती है, एक पंछी है, ठीक है, गौरैया चिड़ियाघरों में पाई जाती है भारत के, और वैसे तो जनरली आपको गांव में भी दिख जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं गौरैया की, गौरैया, गौरैया है या गौरैया, गौरैया, गौरैया की बात करते हैं तो इसको भारत में क्या कहते हैं, यानी कि अपने इंडिया में गौरैया कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड में तो स्पैरो कहते हैं, स्पैरो इंग्लैंड में कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसको स्पेन की, स्पेन यानी कि जापान की बात करते हैं, इसको सॉरी स्पेन नहीं, जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी, जर्मनी में हम इसको हास्परलिंग के नाम से जानते हैं, हास्परलिंग, ठीक है, हास्परलिंग के नाम से जानते हैं। किस, कहां पर, जर्मनी में। तो हो गया ना बेटा। अब बताओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये होगी इंसानों के साथ कि भाई अलग अलग देश में जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, जीव तो एक ही है, लेकिन अलग अलग देश में उसका नाम अलग अलग है। तो भाई सभी जगहों के नाम को याद करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी तो कठिनाई होगी, थोड़ी होगी या बहुत ज्यादा होगी वो तो समय बताएगा। तो क्यों ना हम अलग अलग नामों को छोड़ करके, क्यों ना हम अलग अलग नामों को याद करना छोड़ करके केवल एक ही नाम याद कर ले, उससे ही पूरी दुनिया में हम घूम आए, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जान जाएं। वो नाम है आपका वैज्ञानिक नाम, यानी कि साधारण नाम क्या करता है, वो लोकल नाम को दर्शाता है।
लेकिन जो आपका साइंटिफिक नाम होता है वो वर्ल्ड वाइड नाम को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश में एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से ही जाना जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारा नाम आशीष है तो हमें स्कूल में भी आशीष, घर पर भी लोग जानते हैं, मामा के घर भी, मासी के घर भी, बुआ के घर, तो सभी जगहों पर आशीष नाम प्रचलित है। तो आशीष बुलाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें ही बुलाते हैं। आपका नाम कुछ भी होगा, सभी जगहों पर एक होगा, तो आपको कोई बुलाएगा तो आप पहचान जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, आपके मामा के घर आपको बुलाने के लिए कोई नाम दूसरा हो, मासी के घर कोई दूसरा हो, मामा के घर का कोई बुलाए आपको दूसरे नाम से, मासी के घर का कोई दूसरे नाम से बुलाए, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी बताने में नाम। ठीक है, जस्ट एक मिनट। तो उस समय क्या होता है, पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, और अगर आपका स्कूल वाला नाम बुलाया जाए तो सभी लोग जान जाते हैं कि हाँ उस लड़के का वो नाम है। तो इसीलिए क्या करते हैं वैज्ञानिक, साधारण नाम के अलावा जीवों को वैज्ञानिक नाम देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा पहला साधारण नाम हो गया, जिसको आप नोट कर लीजिए। और आपके काम क्या आएगी, मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तो मेन पॉइंट आपके जो काम आने वाली है ना, वो ये आने वाली है कि एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग देशों में किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे हम चावल की बात करते हैं तो भारत में चावल, इंग्लैंड में राइस, इटली में राइसो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर में वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे। साइंटिफिक नेम क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे और आपको समझाएंगे भी। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, वह नाम है जो किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है। यानी कि साइंटिफिक नेम इज अ नेम विच गिवन बाय अ बायोलॉजिस्ट कॉल्ड साइंटिफिक नेम। यह हो सकता है वह, इस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम चावल की बात करते हैं, चावल को हम ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। अब चावल तो ओराइजा सटाइवा हो गया, ओराइजा सटाइवा के नाम से ये पूरे विश्व में जाना जाएगा। अगर कहीं पर भी ओजाइवा सटाइवा आता है तो इसका मतलब भाई चावल है, न कि चावल, राइस, राइसो। ये तो वहां की अलग बात है, लेकिन ओराइजा सटाइवा आता है तो ये चावल है। ठीक है, चलिए इधर आइए मेरे पास। तो अब हम क्या बात करते हैं नंबर 2 पर, वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम यानी कि हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या होगा, अभी हमने बताया किसी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किसी वैज्ञानिक द्वारा दिए गए नाम को हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह है या वह नाम है जो किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, द्वारा दिया जाता है या दिया गया हो, द्वारा दिया गया हो। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे साइंटिफिक नेम इज दोज नेम, साइंटिफिक नेम इज दोज नेम which given by a biologist। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया और जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस नाम से वह स्वयं को पूरे विश्व में प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं साइंटिफिक नेम के, तो वो पूरे विश्व में खुद को दर्शाता है कि भाई हमारा नाम यही है, हमारा नाम ओराइजा सटाइवा है। चावल कहता है हमारा नाम ओराइजा सटाइवा है,
हमको पहचान लीजिए दुनिया वालों, हमको ओराइजा सटाइवा भी कहा जाता है, झूठे ही में आप राइसो राइस और चावल कहते हैं। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूरे विश्व में उसको दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं चावल की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, जिसको हम राइसो भी कहते हैं ना, राइसो भी कहते हैं। तो इसका एक ही नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस नाम को हम ओराइजा सटाइवा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। एक मिनट, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, चावल का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा है क्या साइंटिफिक नेम। अभी ये चावल क्या होता है? पूरी दुनिया में ओराइजा सटाइवा के नाम का जाना जाता है। समझ में आया? तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं जो वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति है वो क्या होता है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग क्लासिफिकेशन गिवन साइंटिफिक नेम? कौन से नियम का उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक नाम में? वैज्ञानिक नाम है क्या? ठीक है, ये तो हो गया। तो अब आपका मेन पॉइंट शुरू होता है जो आपको एग्जाम में 60 क्वेश्चन के नाम से, 60 आंसर क्वेश्चन के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से आपका शुरू होता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? कैरोलस लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण यानी कि 1758 में इसका वर्णन किया था, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था? तो कैरोलस लिनियस ने। किसने बताया था? कैरोलस लिनियस ने बताया था। कब? 1758 में अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम each organism have a specific name which is known as the scientific name that derives two part. First one is the generic name and second one is the specific name. यानी कि पहला जो नाम होता है वो इसके वंश का नाम होता है और दूसरा जो नाम होता है उसके जाति का नाम होता है। समझ में आया? चलिए, सिंपल सी बात है, मैं एकदम कॉमन तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम सरल तरीके से, इजी वे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। नाम तो एक ही है भाई, जान जाओगे ना, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, हिंदी चाहे इंग्लिश, कैरोलस लिनियस। कब? ठीक है, गिवन बाय कैरोलस लिनियस in his book Systema Naturae। सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में 10वें संस्करण में दिया था। कब? 1758 में। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस ने 1718 में अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसके बारे में बताया था। अब अगर हम बात करते हैं जो सादा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या प्रदर्शित करता है?
बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर प्रत्येक जीव के नाम को दो भागों में बांटता है। ठीक है, प्रत्येक जीव के नाम को दो भाग में बांटता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, जाति के नाम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, या फिर कह लें इस नामकरण पद्धति के अनुसार, या इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। प्रत्येक जीव के नाम को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, each organisms या फिर each organisms name, each organisms name has two part, has two part। प्रत्येक जीव के नाम में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो इसके जाति का नाम होता है, सॉरी, पहला जो होता है इसके वंश का नाम होता है, जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। पहला क्या होता है, जेनेरिक नेम, यानी कि बात करते हैं वंश का नाम, वंश का नाम। और जो दूसरा होता है वो होता है इसका स्पेसिफिक नेम। क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, या स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जाति का नाम। समझ में आया? तो किसी भी जीव के नाम में दो भाग, पहला है वंश का नाम, दूसरा है जाति का नाम। इसको मिला करके बायोनॉमियल यानी कि द्विनाम दिया गया है वे जीवों का। तो कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भैया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके पास भैंस यानी कि बफेलो। ठीक है, भैंस यानी कि बफेलो की बात करते हैं। तो बफेलो के पास जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बास बुलबेलिस। बास बुलबेलिस, बास बुलबेलिस। बॉस बुलबेलिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, बॉस बुलबेलिस। अब यहां पर अगर हम बेटा बात करते हैं तो यहां पर अब अगर आप बॉस की बात करते हैं, ये बॉस, और इधर बुलबेलिस की बात करते हैं, बुलबेलिस की बात करते हैं, तो बॉस और बुलबेलिस में अगर हम बात करते हैं, जो बॉस होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को, जेनेरिक नेम यानी कि वंश के नाम को। ये दर्शाता है क्या, बॉस जो होता है वो दर्शाता है वंश के नाम को, और जो बुलबेलिस होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्पेसिफिक नेम को, स्पेसिफिक नेम को, यानी कि ये दर्शाता है आपके जाति के नाम को। तो इससे यहां पर दो चीजें पता चल जाएगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल पौधा हो, चाहे जानवर हो, उसका अगर हम वैज्ञानिक नाम उपयोग करते हैं तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली तो उसका कुल खानदान कैसा है, वो किस खानदान से आता है। ठीक है, उसका वंश क्या है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, उसकी जाति क्या है, उस जाति का पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गया ना। चलिए कुछ और एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे की पॉइंट को। एग्जांपल में और अगर हम बात करते हैं आम, यानी कि हम बात करते हैं मैंगो की। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका
कमल हो जाएगा, लोटस। और अगर हम बात करते हैं चावल, यानी कि बात करते हैं राइस। और अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम ले सकते हैं आपका शेर का, लायन, लीवो पैंथेरा, पैंथेरा लीवो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आम में मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, तो मैंगीफेरा इंडिका को हम करेंगे अंडरलाइन। यहां पर समझिए, जो आपका मैंगीफेरा है ना, मैंगीफेरा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसके जेनेरिक नेम को, यानी कि इसके वंश के नाम को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंडिका है वो दर्शाता है इसके स्पेसिफिक नेम को, यानी कि जाति के नाम को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, नीलंबो न्यूसीफेरा यानी कि हम बात करते हैं कमल की। ठीक है, नीलंबो, नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा, सेम वहां पर नीलंबो जेनरिक नेम, न्यूसीफेरा स्पेसिफिक नेम। राइस की बात करते हैं तो ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा क्या है इसका जेनरिक नेम, सटाइवा इसका क्या है कॉमन नेम। लायन की बात करते हैं तो पैंथेरा, पैंथेरा लीवो। पैंथेरा क्या है इसका जेनरिक नेम, लीवो क्या है इसका साइंटिफिक नेम। समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपका तो बायोनोमियल हो गया ना। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपका एक अलग अलग हेडिंग है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति में क्या होता है बेटा, अभी तो आपको द्विनाम पद्धति में यह देखा कि किसी भी जाति के क्या कर रहे हैं आप, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को ले रहे हैं, उसके वंश का नाम और जाति का नाम ले रहे हैं। तो अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका ये हो जाएगा कि यहां पर एक और जुड़ जाएगा। तो ट्राइनोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा आपका, कॉमन से मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा बताता हूं, मतलब सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन के द्वारा बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक नेम, ये तो आपका बायोनोमियल हो गया। अब इसमें क्या कर ले हम, सब स्पीसीज नेम या सब स्पेसिफिक, सब स्पेसिफिक नेम को जोड़ ले। यानी कि हम बात करते हैं वंश का नाम, वंश का नाम, उसके जाति का नाम और उसके उपजाति का नाम। ये तीनों मिलाकर के क्या करते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाते हैं। समझ में आया, त्रिनाम पद्धति को बनाते हैं। त्रिनाम पद्धति को ये बनाते हैं, समझ में आया। अब जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं भारत के कौवे की, इंडिया में रहने वाले क्रो की बात करते हैं तो कोवर्स स्लैंडन्स, स्लैंडन्स, ठीक है, कोवर्स स्लैंडन्स, स्लैंडन्स भारत के कौवे का नाम हो जाएगा। श्रीलंका के कौवे की बात करते हैं तो कोवर्स स्लैंडन्स प्रोटीगेंटम हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है उसको देख लीजिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हम ले रहे हैं कौवा का, क्रो का ले रहे हैं। देखो तो भारत में क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, कोवर्स स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कोवर्स स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। देखो एक कोर्स क्या कर रहा है, इसके
जेनेरिक नेम को दर्शा रहा है। कोवर्स क्या कर रहा है, इसके जेनेरिक नेम को दर्शा रहा है। एक स्प्लेंडेंस क्या कर रहा है, इसके स्पेसिफिक नेम को दर्शा रहा है। और एक स्प्लेंडेंस क्या कर रहा है, इसके सब स्पेसिफिक नेम को दर्शा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर जैसे कौवे का नाम हम बात करते हैं, जो आपका श्रीलंका होता है, श्रीलंका में क्या होता है ट्राइनोमियल में, तो कोवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, श्रीलंका के अंदर कोवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोवस स्प्लेंडन प्रोटीगेटस के नाम से जानते हैं। कोवस क्या बता रहे हैं भैया, इसके जेनेरिक नाम को। स्प्लेंडेंस क्या बता रहा है, इसके स्पेसिफिक नाम को। प्रोटीगेटस क्या बता रहा है, इसके सब स्पेसिफिक नाम को बता रहा है। समझ में आया बेटा अच्छे से? तो मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार हम बात करते हैं तो हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, अंतरराष्ट्रीय नामकरण के नियम के बारे में। कैसे हम नामकरण करते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान देना होता है, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई नॉमेनक्लेचर के लिए, उसके बारे में समझ में आया। तो यहां पर आपको कुछ फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे याद करने के, जो कि कंपटीशन में आते हैं। आपको मजा आएगा पढ़ने में हमारे साथ, बस आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यूटी। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम आपसे बताते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नामकरण नियम की बात करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नामकरण नियम।